नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 का ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 5 टॉपिक करंट अफेयर से लाते हैं, उससे 5 प्रश्न मिलकर के समाधान करते हैं। एक प्रश्न मैं आपको दिया करता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। मैं देख रहा हूं आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस प्रक्रिया को और भी जारी रखिए। चलिए, आज हम एपिसोड 30 तक पहुंच चुके हैं और यहां पर सीधे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो यह अपने आप में ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। यह अपने आप में, इसको 5 स्टार लगाइए। आजकल देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग जो है, जो हार्ट अटैक की, हृदय रोग की बीमारी जिसको कहेंगे आप हिंदी में, इसकी तादाद बहुत बढ़ा है। अभी हाल ही में एक वीडियो देखा आपने, एक महिला जो है नृत्य करते करते शादी समारोह में नृत्य करते करते गिर गई और उनकी मृत्यु हो गया। तो लगातार जो है हार्ट अटैक की समस्याएं जो और कम एज के लोगों में, युवाओं में हो रहा है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। तो इस तरह के जो हृदय से संबंधित जितने भी बीमारी वगैरह होंगे, ध्यान रखिएगा, वह पूछे जाने की संभावना है। उस टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ के जाना होगा, ऐसे समझना है। तो यहां पर यह कहा गया, इस रोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कहा गया सही कौन सा है, कौन से कथन। पहला क्या कहता है, यह रोग हृदय की मांसपेशियों की मोटाई में वृद्धि से होता है। ठीक है, पहला एक चीज देख लेते हैं। दूसरा, यह रोग केवल आनुवांशिक कारकों द्वारा होता है। तो आनुवांशिक कारक तो दिया हुआ है, लेकिन एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, यहां एक शब्द है केवल। मैं हमेशा कहते रहता हूं कि जब भी इस तरह के शब्द हो ना, थोड़ा सा रुक करके आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए उस चीज को, क्योंकि इसके वजह से कई बार पूरा अर्थ ही बदल जाता है। अब सबसे पहले हमें समझना क्या है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। देखिए क्या है ये। सबसे पहले अगर इसके विषय में कुछ स्टेटमेंट दे दे आपको एग्जाम में, तो क्या क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर ये एक कॉम्प्लेक्स हृदय रोग है, एक जटिल हृदय रोग है, जो हृदय की जो मांसपेशियां है उसकी मोटाई में निश्चित तौर पर यह वृद्धि करेगा। हृदय की जो मांसपेशियों की मोटाई है ना, हो सकता है इसको हाइपरट्रॉफी लिखा हुआ हो, ऐसा पेपर में लिखा हो सकता है कि आपको हिंदी में पूरी तरह से अनुवाद ना करके इस जो टेक्निकल वर्ड को दे दे हाइपरट्रॉफी। तो आपको घबराना नहीं है, इस शब्द को समझना है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि हृदय की जो मांसपेशियों की मोटाई हुआ, यानी कि हाइपरट्रॉफी, उसमें वृद्धि करता है। ठीक है, तो पहला ये समझ गए कि ये हृदय रोग क्या हो गया। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता को यह बीमारी है, ध्यान देना है, यानी कि अब जेनेटिक की मैं बात कर रहा हूं, तो किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स को यह बीमारी है, तो संभावना निश्चित तौर पर है कि उस व्यक्ति को विरासत के रूप में यह बीमारी मिल जाए। लेकिन यहां पर समझना है कि इसकी संभावना क्या 100% है, क्या यही एकमात्र कारण है। तो देखना है कि इसकी संभावना बताया गया है डॉक्टरों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, कि यह केवल 50% है। यानी कि 50% संभावना, इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया है ना, लेकिन दूसरा भी ये मामला तो ठीक है, लेकिन ये केवल के वजह से गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि 50% अन्य कारण इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वजह है। जैसे कि हृदय की धड़कनें जो है अनियमित हो जाए, तो हृदय की धड़कन अनियमित होने से हृदय की जो विद्युत प्रणाली होता है वह बाधित हो सकती है, वह बंद हो सकती है। एक यह भी वजह इसके में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट सही हुआ और ये गलत हो गया। पूछा गया था कौन से कथन सही है, केवल एक होगा, ए विकल्प के साथ हम लोग को चलना है। ठीक है, इतना मामला समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की समस्याएं देखने को मिल रहा है, तो ये जरूरी होगा। हाल ही में एक्सोप्लैनेट के अध्ययन के लिए पेंडोरा मिशन लॉन्च करने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की गई है। एक्सोप्लैनेट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, साइंस टेक का एक और टॉपिक यहां पर मिला है ना, और ये स्पेस से है। जैसे कि ये जो था बायोटेक से था, और यहां पर जो हम पहुंच गए हैं तो ये स्पेस से है। तो दोनों पर ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि बायोटेक से हर साल प्रश्न आता है और स्पेस से भी प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहता है। अब 2-3 चीजों पर सबसे पहले हमें देखना है, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। पहली चीज तो कहा गया है कि भाई एक्सोप्लैनेट की स्टडी करना है। अब एक्सोप्लैनेट मतलब समझते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, बाह्य ग्रहों की बातें की जाती है ना। तो बाह्य ग्रहों के जो वायुमंडल है
उसका विश्लेषण करना उसका लक्ष्य है ना, कि उन चीजों को समझना, उसकी स्टडी करना कि वहां क्या क्या है। ठीक है, अब इसके लिए ये योजना है, ये मोटो है। इस योजना मोटो के लिए अपने को एक अंतरिक्ष एजेंसी चाहिए, है ना, जो कि एक व्यवस्था करे जिसके माध्यम से हम इसको अध्ययन कर सके। तो इसके लिए एक मिशन लाया गया जिसका नाम है पेंडोरा मिशन। तो पेंडोरा मिशन लॉन्च किया जाएगा किसी एक अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ये हमसे पूछा गया है कि आप बस बता दो कि ये अंतरिक्ष एजेंसी क्या है। तो सबसे पहले जरा ये पेंडोरा मिशन को समझ लेते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, संभव है ये प्रश्न आ सकता है। देखिए, पेंडोरा जो होता है ना, ये कह सकते हैं एक उपग्रह है, एक लघु उपग्रह है, छोटा सा उपग्रह है, जो बाह्य ग्रह जो होंगे, यानी कि जो एक्सोप्लैनेट होंगे, इसके वायुमंडल और उसके जो स्टार होते हैं ना, उसके विशेषता बताने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और कहा गया है कि इसे 2025 के अंत तक, है ना, इसे 2025 के अंत तक जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? वही एक्सोप्लैनेट, बाह्य ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करना, इसकी स्टडी करना, हमें इसके विषय में जानने की उत्सुकता है। ठीक है, और यह मिशन जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इससे प्राप्त जो आंकड़ों को परिष्कृत करके बाह्य ग्रहों के वायुमंडल का ये फिर विश्लेषण किया जाएगा। अब यहां पर हमसे पूछा गया कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि यह एक काम नहीं है, किसी एक का काम नहीं है, यह जो है संयुक्त प्रयास होने वाला है, साझा मिशन होने वाला है। तो जो मैरीलैंड स्थित नासा का जो एक है गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, तो एक नाम तो हमारे पास आ गया नासा, ठीक है, साझा प्रयास में। और दूसरा जो है कैलिफोर्निया स्थित जो है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, इसका एक संयुक्त प्रयास होगा। तो कुल मिलाकर के आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें दूसरे का नाम है? नहीं ना, केवल एक है नासा। तो हम यूपीएससी में क्या करते हैं ना, मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाते हैं। देखिए, सिर्फ जानकारी नॉलेज होने से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, उसके और तौर तरीके हैं, उसे अपनाना पड़ेगा। तो जो अब यहाँ पर आप जान रहे हैं, आप पढ़ के गए हैं कि भैया ये जो पेंडोरा मिशन है, जो एक्सोप्लैनेट की स्टडी करने के लिए 2025 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा, है ना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डाटा वगैरह से विश्लेषण किया जाएगा नासा के द्वारा। फिर संयुक्त मिशन है जो कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी है, इसका भी एक संयुक्त प्रयास है। सारा पढ़ के गए हैं आप, पूरी याद है आपको, और आपसे केवल नासा दे दिया गया। अब आप चक्कर खा गए कि भाई हम तो पढ़ के आए थे संयुक्त प्रयास है, सर ने यही बताया था, यहाँ केवल नासा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, उस प्रश्न में बाकी जगह तो और कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसरो तो नहीं है ना, यूरोपीय स्पेस एजेंसी तो नहीं है ना, जाक्सा तो नहीं है ना, केवल नासा है। ठीक है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी का नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप नासा के साथ आगे बढ़िए। कुल मिलाकर के जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा आपको उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मामला समझ में आ गया? ये फिर से कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2025 के अंत तक इसी साल में होगा, प्रीलिम्स के लिए खासा लाभदायक हो सकता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जब भी इस तरह का पैटर्न का प्रश्न आए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि यूपीएससी ने ऐसे पैटर्न का प्रश्न ना पूछा हो। पीआई को जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। और इसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा सा कठिन भी होता है। क्यों कठिन होता है? कि जो 4 चीजें दिया हुआ है सबके विषय में जानकारी चाहिए आपको, तब जाके काम बनेगा, और होता थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का है। ठीक है, यहां पर भी देखेंगे युग्म दे दिया पेयर, और ये कुछ अधिनियम है, और बता दिया गया कि वर्ष है, और आपको बताना है सही कितने सुमेलित हैं, और ये कितने नए पैटर्न वाला, कितने, कौन कौन नहीं, ध्यान देना है। अब देखते हैं, यहां पर कहा गया है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। ठीक है, और दिया गया है 1976। हम सब ने पढ़ा है कि 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम आया था, यानी कि बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। अब यहां पर समझिए, हम ये जानते हैं कि 1986 में जो ये लाया गया, ये बाल श्रम को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए लाया गया था 1986, और ये सही है। तीसरा है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, है ना, जिसको हम लोग पॉपुलर वे में क्या कहते हैं, पॉक्सो। याद है ना ये सब चीजें, पॉक्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। तो ये भी सही है, 2012 निर्भया वाला मामला हुआ था, उस सब के बाद ये सब आप जानते हैं।
उसके बाद है किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2017 और कहा जा रहा है किशोर न्याय बाल देखभाल, नहीं ये गलत है, ये 2017 नहीं, ये आया था अधिनियम, आपको ध्यान होगा 2015 में मोदी सरकार जो है शुरुआत में आई ही थी 2014 में, उसके बाद गवर्नमेंट इस पे लगी थी काम करना, 2015 ये था। ठीक है, तो ये आपका 2017 की वजह से गलत हो गया, यानी कि ये सही है, ये सही है, तीसरा चौथा गलत हो गया। कितने पूछा गया? 3, तो 3 है सी में, केवल 3 जो है सी के साथ हमें चलना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि जरूरी है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन यहां पर कहा गया है सही है? चलिए ये देख लिया। उसके बाद क्या कथन है? अल नीनो और ला नीना, भैया बहुत महत्वपूर्ण, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 5 स्टार लगा दीजिए। तो मतलब कभी भी कोई भी एग्जाम में जाना हो ना, मतलब सीधे तौर पे समझ लीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स में जाए चाहे मेंस में जाए, ये 2 टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, अल नीनो ला नीना, तो संभव है एक तो प्रश्न आपका छूट सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे तो भौगोलिक घटना ये है और इसके वजह से ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ा है ना अच्छे से, तो वहां से संदर्भित ये है। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके पैटर्न पर जो है हम इसे समझ लेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। कहा गया है कि अल नीनो की स्थिति अगर होता है तो जो व्यापारिक हवाएं हैं, ठीक है समझते चलिए, नहीं तो इसमें टर्म में आप कंफ्यूज करेंगे, जो व्यापारिक हवाएं होता है वह सामान्य से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक, चलिए व्यापारिक हवाएं अधिक शक्तिशाली हो गया तथा समुद्र जल को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर धकेलता है। ठीक है, यानी कि फिर समझिए, अल नीनो की घटना जब भी होगा तो क्या व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक शक्तिशाली होगा, और यदि ऐसा होता है इसके अलावा समुद्री जल जो होगा उसको पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर धकेलता हुआ नजर आएगा, देखेंगे। फिर ला नीना की कंडीशन में कहा गया कि यदि ये स्थिति होता है तो जो प्रचलित पवन प्रणालियां हैं ये कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर जो है वह, पूर्वी प्रशांत महासागर कहने का मतलब समझे ना, ये जो दक्षिण अमेरिका का एरिया पड़ता है ना उसकी बात की जा रही है। तो पूर्वी दक्षिण अमेरिका यानी कि जो लैटिन अमेरिका भी जिसको कहते हैं, तो वहां हो गया पूर्वी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो यहां पर पूर्वी प्रशांत महासागर क्या होगा, सामान्य से अधिक क्या गर्म हो जाएगा। ये 2 स्टेटमेंट है, ये दोनों कंडीशन आपको दिए गए हैं इसके बिहाफ पर कि ये घटना होगा तो क्या ये होगा। तो सबसे पहले चीजों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर अल नीनो की चर्चा करते हैं। अल नीनो के दौरान क्या होता है कि जो भूमध्य प्रशांत क्षेत्र देखेंगे वहां पर जो सतह का तापमान होगा, सतह का तापमान जो है ये टेम्परेचर, ये क्या होगा, ये निश्चित तौर पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और व्यापारिक हवाएं की यहां पर बात किया गया है, तो व्यापारिक हवाएं जो है वह भूमध्य रेखा के पास चलती हैं। और एक चीज मुझे बताइए कि भूमध्य रेखा के पास अगर व्यापारिक हवाएं चलेगी तो क्या वो शक्तिशाली होगा या कमजोर होगा? अल नीनो की घटना में वह कमजोर होगा। तो यहां पर कहा गया शक्तिशाली, तो बताइए ऐसा ही गलत हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब एक बात यहां पर देखते हैं कि जो पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, अब पूर्वी व्यापारिक हवाएं में भी समझिए, पूर्वी व्यापारिक हवाएं में क्या होगा कि ये हवाएं जो है आमतौर पर पूर्वी व्यापार, आप यहां पर समझो कि ये वर्ल्ड मैप है ना, ये वर्ल्ड मैप का ये हिस्सा जो है वो यूएसए कनाडा वाला है, ये आपका नीचे वाला लैटिन अमेरिका का है, इधर से यूरोप शुरू हो गया, इधर से जो है अफ्रीका आ जाएगा, इधर से जो है एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है, ठीक है, चाइना, सब ऐसे रफ एक देख लो दिमाग में, है ना, मैं बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। अब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अब समझो यहाँ पर है क्या कि अगर पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो है चलती है, अब पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो है आमतौर पर कहाँ चलेगी, अमेरिका से एशिया की तरफ बढ़ती है। तो चलिए अमेरिका से हम इसको एशिया की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, जब ये अमेरिका से एशिया के तौर पर बढ़ेगी तो अल नीनो की घटना होगा। अल नीनो के कारण क्या होगा, ये अपनी दिशा बदलेगी, है ना, और दिशा बदल करके ये क्या होगा, ये दिशा बदल करके पछुआ हवा में तब्दील हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं ना पछुआ हवा, तो ये पछुआ हवा में बदल जाती है। अब पछुआ हवा में बदल जाएगी, पछुआ हवा में बदलने से क्या होगा कि जो पश्चिमी प्रशांत से गर्म पानी है वो फिर किधर जाएगी, ये अमेरिका की ओर यहां पर जाएगी गर्म पानी। ठीक है, अब ला नीना के दौरान क्या होगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, यहां पर पहला स्टेटमेंट देखा हमने कि इस हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ला नीना वाला कंडीशन देखते हैं, उसे भी देख लेते हैं। देखिए ला नीना के दौरान क्या होता है, यहां जो प्रचलित पवन
प्रणालियां आपको बताया गया है, ये कमजोर होगा या मजबूत होगा? ये अधिक मजबूत होता है और मजबूत होता है। और इसके वजह से क्या होगा, क्योंकि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वह सामान्य से अधिक क्या होगा, ठंडा होगा। समझिए, सामान्य से अधिक ठंडा, ज्यादा ठंडा होगा। और यहां पर जो है बताया गया कि अधिक गर्म हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। अब इसमें समझना है कि इससे क्या होगा कि जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है, अब पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र कहने का तात्पर्य ये हो गया, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र कहने का तात्पर्य हो जाएगा जो ये वाला हिस्सा, अगर वर्ल्ड मैप पे देखेंगे आप एटलस पे जाके, जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर जो है इंडोनेशिया वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, इस एरिया में देखेंगे कि झमाझम जम के बारिश, भारी वर्षा यहां पर होना शुरू होगा। और जो पूर्वी प्रशांत वाला हिस्सा होगा, जो कि मैंने कहा ये वाला जो लैटिन अमेरिका वाला हिस्सा होगा, यहां पर क्या स्थिति हो सकता है, सूखा का कंडीशन होगा इस एरिया पे, है ना, सूखा पड़ने की कंडीशन। तो ये आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पर एक मैंने रफ आइडिया दे दिया, एटलस पे आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे अल नीनो और ला नीना, इस दोनों ही कंडीशन में दोनों ही स्टेटमेंट उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, दोनों गलत हो गया। तो यहां पर जो है ये कथन सही पूछा गया था, कौन सा, और हमने देखा दोनों गलत, डी के साथ, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं, अल नीनो, ला नीना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पढ़ के जरूर जाइएगा इसको। और थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पर मैंने तुरंत बता दिया, थोड़ा एटलस पे जाके इसको समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ जाए। हाल ही में किस देश ने स्टील एवं एल्यूमिनियम के सभी आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? बताने की आवश्यकता है क्या? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप साहब शपथ लिए हैं, उसके बाद लगातार वो कह रहे हैं कि भाई हम टैरिफ बढ़ाएंगे। कनाडा पे लगाया, मैक्सिको पे लगाया, पहले 10% चाइना पे लगा दिया, है ना, फिर कनाडा वगैरह पे रोक दिया, 25% लगाया था कनाडा पे, और मैक्सिको पे भी 25% लगाया था। और उसके बाद क्या हुआ, जो रहा सहा कसर रहा, यहाँ पर जो एल्युमिनियम वगैरह को लेकर के बात किया था, जो स्टील को लेकर के बात किया गया था, उस पर इन्होंने कहा कि भाई 25% हम टैरिफ इस पर भी लगाएंगे। यानी कि टैरिफ लगाने का मतलब क्या होता है, शुल्क बढ़ा दिया हमने, है ना। तो कुल मिलाकर के ये अमेरिका के द्वारा किया गया है, ताकि जो इनकी घरेलू मार्केट है इसको थोड़ा सा बेहतर बूस्ट मिल सके, बेहतर हो सके, ये कोशिश किया गया है। इसका असर क्या भारत पे पड़ेगा, स्टील एवं एल्युमिनियम का? निश्चित तौर पर भारत का पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। ये था, निम्नलिखित में से किस प्रत्याशी को चुनाव की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में विजेता घोषित किया जाता है? ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका जवाब मैं चाहूंगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। फिर से बताता हूं, निम्नलिखित में से किस प्रत्याशी को चुनाव की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में विजेता घोषित किया जाता है? 4 यहां पर विकल्प दिए गए हैं, जो भी सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और जरूर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पॉलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर जवाब नहीं आएगा, समझने में कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर देना आप, मैं नेक्स्ट दिन आपको इसको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।